हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक्डोट स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 6 है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं इस वीडियो में। और यह जो वीडियो है 2024 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह जो वीडियो है सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या अन्य किसी भी बोर्ड जहां एनसीईआरटी बेस्ड उनका सिलेबस है, तो यह वीडियो उनके लिए लाभदायक होने वाला है। यह वीडियो एनसीईआरटी को बेस्ड बनाकर बनाया गया है, तो यह वीडियो उनके लिए लाभदायक होने वाला है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई भी सजेशन हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारा यूजर नेम है @abhishek200435। और इस क्लास की जो प्रेजेंटेशन है, जो पीडीएफ है, आपको अनेक्डोट स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। पार्ट 1 में हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर किया था जो आप ऊपर देख रहे हैं। पार्ट 2 वाले वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स को देखेंगे, जो जिसमें सबसे पहला यूएनओ का न्यायाधिकार। यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट 2 वाले वीडियो में कि यूएनओ का न्यायाधिकार क्या है। बाद में देखेंगे कि यूएनओ में सुधार और भारत किस प्रकार उस सुधार में शामिल रहा है। अंत में देखेंगे एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है। ठीक है, तो ये जो 4 टॉपिक्स हैं उनको पार्ट 2 वाले वीडियो में कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार क्या है। यानी न्यायाधिकार का मतलब उसका न्याय करने का जो क्षेत्रफल है, वो अर्थात कि वो किन किन बातों के लिए, किन किन समस्याओं के लिए न्याय दे सकता है, न्याय की बात कर सकता है। यानी उसका न्यायाधिकार जो है कहाँ तक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए, तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख ने 2005 के सितंबर में एक बैठक में बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया। हुआ यह है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ के 60 साल पूरे हो गए, यानी जब संयुक्त राष्ट्र संघ के बने हुए, उनकी स्थापना के 60 साल पूरे हो गए, तो 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 2005 के सितंबर में एक बैठक किया गया। और उस बैठक में जितने भी यूएनओ में सदस्य शामिल थे, उन सभी देशों ने उस बैठक में हिस्सा लिए। और उस बैठक में हिस्सा लेकर इस बात पे चर्चा हुई कि जिस प्रकार समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, तो इस बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को भी बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। तो इस बदले हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को भी ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए कदम उठाने के फैसला किया गया कि कुछ स्टेप्स लिए जाए, कुछ नए कदम उठाए जाए, ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ को बदले हुए परिवेश में बदला जा सके। तो उसमें सबसे पहला जो फैसला लिया गया, शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाए। अब बात कही गई कि हम एक शांति संस्थापक आयोग कमेटी बनाएंगे, शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है। जो दूसरा फैसला था, लिखा है कि यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाता है, सक्सेस नहीं हो पाता है, तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले। 2 बातें कही गई। तीसरा बात है कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना किया जाए। मानवाधिकार परिषद की स्थापना की भी बात की गई, जो 2006 से सक्रिय हो चुका है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने की बात पर भी सहमति हुई। और रूपरीति के आतंकवाद की निंदा, रूपरीति के आतंकवाद की भी निंदा करने या फिर आतंकवाद की समस्याओं का निदान करने के लिए भी इस बैठक में चर्चा किया गया। और एक लोकतंत्र कोष का गठन किया जाए, इस बात पे भी खूब बहस छिड़ी। और अंत में ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसे हम न्यासिता परिषद कहते हैं, उसको समाप्त करने पर सहमति हुई। तो ये सारे स्टेप्स बताए गए, सारे फैसले लिए गए थे 2005 के सितंबर में जो बैठक किया गया यूएनओ के द्वारा। तो ये सारे स्टेप्स लिए गए, सारे फैसले लिए गए। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और उस सुधार के समानांतर भारत, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार हुए और उस सुधार में भारत की क्या भूमिका रही, भारत का क्या योगदान रहा, उससे जानेंगे। तो लिखता है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसलों को कई आधारों पर समर्थन दिया है। यानी भारत भी चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में
कई सारे बदलाव किए जाए, समय के अनुसार उसे भी बदला जाए। भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। यानी जिस प्रकार दुनिया बदल रही है, ठीक उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है और उसे मजबूती और दृढ़ता के साथ कायम रहना जरूरी है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है, सहायता करता है और कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए। भारत यह चाहता है कि जो यूएनओ है वो सभी देशों के बीच में शांति बहाल करने में सफल हो और विकास को बढ़ावा देने में भी ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए। यानी जो देश आर्थिक रूप से कमजोर है, गरीब है, उन्हें आगे बढ़ने में, विकास करने में बढ़ावा दे। और ऐसी भारत ऐसा चाहता है, भारत की ऐसी इच्छा है। भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए। भारत का कहना है कि कुछ हो चाहे ना हो, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एजेंडा है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पूरी लिस्ट बनी हुई है कि वो क्या करेगा और क्या नहीं, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता तो विकास को देना चाहिए। यानी कुछ करे या ना करे, सभी देशों में विकास को प्राथमिकता देना है। विकास को तो जरूरी है, विकास करना, डेवलपमेंट करना, यह तो सबसे प्राइमरी होना चाहिए। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। भारत का कहना है कि भारत में अस्थायी सदस्य हो, जो यूएनओ में है, यूएनओ में चाहे अस्थायी सदस्य हो या फिर अस्थायी सदस्य हो, इन दोनों की जो संख्या है बढ़ाई जाए। यानी जो 5 परमानेंट मेंबर है, उनकी 5 परमानेंट मेंबर से उनकी संख्या बढ़ाई जाए, 10 किया जाए, 15, 20 जितने भी हो सके। लेकिन परमानेंट मेंबर की जो संख्या है या फिर जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी जो संख्या है, उनको संख्या में बढ़ोतरी किया जाए, ऐसा भारत कहता रहा है। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है, जो भारत के नौकरशाह हैं, जो भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। अब जो यूएनओ है खुलकर और एक व्यापक स्तर पर कार्य करते हैं, उनका जो गतिविधियों का दायरा है वो काफी खुलेपन और स्वतंत्र रूप से बढ़ा है। भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है और अब तो भारत पहले स्तर पे पहले पायदान पे भी आने वाला है। भारत चीन को पीछे करने वाला है और जनसंख्या के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत 2024 तक तो भारत पहले स्थान पे आ ही जाएगा। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा निवास करता है। विश्व में जितनी जनसंख्या निवास करती है उसका 1/5वां हिस्सा तो भारत में निवास करता है। इसके अतिरिक्त भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये सभी मानदंड वही मानदंड है जो भारत में पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया था कि भारत को किसी भी देश को स्थायी सदस्यता पाने के लिए किन मानदंडों को पूरा करना होगा। तो ठीक वही मानदंड यहाँ भी है जो भारत पूरा कर रहा है। क्या कि आबादी के लिहाज से तो बड़ा देश है ही, पांचवें नंबर पे आता है। विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5वां हिस्सा भारत में निवास करता है और साथ साथ सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। यानी जितनी भी इवेंट्स होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से, उन सभी में भारत ने योगदान दिया है, सभी पहलकदमियों में हिस्सा लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत जो है लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी सहायता कर रहा है, उनका योगदान कर रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है, यानी भारत चाहता है, भारत ताल ठोक के कहता है कि हमें यूएनओ में अस्थायी सदस्यता बनाया जाए, परमानेंट मेंबर का हमें भी मिलना चाहिए। क्यों कहता है भारत? क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। भारत आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है एक वर्ल्ड लेवल पे, और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान भी दिया है। भले ही वह बजट थोड़ा कम हो अन्य देशों की अपेक्षा, लेकिन वो भी तो नियमित रूप से अपना योगदान दे रहा है, अपने बजट यूएनओ को साझा कर रहा है, बजट में नियमित रूप से योगदान दिया है। भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार, जिसे हम वीटो पावर कहते हैं, निषेधाधिकार संपन्न सदस्य बने। भारत की यह इच्छा भी है कि वह वीटो पावर अस्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर बने, लेकिन कुछ देश
सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का विरोध करते हैं, जैसे पाकिस्तान और चीन। मुख्य रूप से अगर चीन की बात की जाए तो चीन पहले से ही वीटो पावर वाला सदस्य देश बना हुआ है। तो चीन, जैसा कि मैंने बताया था कि वीटो पावर क्या था कि किसी भी एक देश के मना करने पर उसे शामिल नहीं किया जा सकता, उस फैसले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो जब भी भारत को स्थायी सदस्य बनाने की बात आती है तो चीन इसमें अपनी टांग अड़ा देता है और चीन वीटो पावर का प्रयोग करके भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने से मना कर देता है। तो सबसे बड़ा जो दुश्मन बना हुआ है भारत को स्थायी सदस्यता न मिल पाने में, वो चीन ही है। चीन सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का प्रयोग करके भारत को अस्थायी सदस्यता दिलाने से रोक देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी वर्ल्ड में जब एक महाशक्ति बना हुआ है, एक महाशक्ति कायम है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो उस एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ किस प्रकार अपनी भूमिका बनाए हुए है, अपना किस प्रकार अस्तित्व बनाए हुए है। तो देखेंगे, लिखता है अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका कितनी बड़ी महाशक्ति है, तो उसकी जो ताकत है, उसकी ताकत पर आसानी से तो अंकुश नहीं लगाया जा सकता। हम इस बात से रूबरू हैं। ठीक है, अमेरिका सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। यानी वो यूएन ही क्यों, यूएनओ के अलावे वो जितने भी वर्ल्ड लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो सबकी अनदेखी कर सकता है, वो सभी की बातों को मानने से इनकार सकता है। ठीक है, इनकार कर सकता है, इतना उसके पास पावर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश अमेरिका ही है। यानी सबसे ज्यादा कोई पैसा देता है संयुक्त राष्ट्र संघ में तो सबसे ज्यादा देने वाला देश अमेरिका ही है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है, यानी अमेरिका के पास बहुत पैसे हैं, अथाह अर्थव्यवस्था जो है उसकी बहुत शक्तिशाली है। और यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की भू क्षेत्र में स्थित है। जो यूएनओ जो है, यूएनओ की जो ऑफिस है, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो अमेरिका के भू क्षेत्र पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, आगे लिखता है कि इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ जाता है। यानी मान लीजिए कि जब आपके घर में कोई दुकान हो या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का ऑफिस हो, तो आप दावा तो दिखाते हैं कि हमारे घर में है। आप हो सकता है कि आपके घर में अगर कोई किसी भी किराने का सामान हो तो आप किसी भी टाइम जा सकते हैं, उसे अपने उधार ले सकते हैं और यानी अपना दबदबा दिखा सकते हैं। आप घर के मालिक होने के चलते आप उस पर प्रेशर डाल सकते हैं किसी भी चीज के लिए, किसी भी वस्तु को लेने के लिए, क्योंकि वो आपके घर में दुकान किए हुए है। तो ठीक उसी प्रकार जब अमेरिका की धरती पर इस यूएनओ का ऑफिस है, यूएनओ का मुख्यालय है, तो अमेरिका भी दबदबा दिखाता रहता है, शान दिखाता रहता है। तो इस कारण भी यूएनओ को सदस्यों को यूएनओ को झुकना पड़ जाता है अमेरिका के सामने। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह तो इसके नागरिक हैं, यानी अमेरिका जितने भी यूएनओ में काम कर रहे हैं, यूएनओ के हेडक्वार्टर में काम कर रहे हैं, उसमें अधिकांश जो लोग हैं अमेरिका के ही नागरिक हैं, अमेरिका के नागरिक ही हैं जो यूएनओ में काम कर रहे हैं। तो ठीक ये कई सारे कारण हो जाते हैं जो अमेरिका का यूएनओ में दबदबा दिखाने के लिए काफी है। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके विरुद्ध है, ठीक है, या उसके अनुकूल नहीं है, या फिर उसके प्रस्ताव ना, उसको यह प्रस्ताव जचे ही ना, उसको अच्छा ना लगे, तो वीटो पावर्स के माध्यम से वीटो पावर का प्रयोग करके उसे रोक सकता है। ठीक है, इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। यानी जो यूएनओ है, यूएनओ चुपचाप उसकी दबाव को झेलता रहता है, उसके प्रेशर को झेलता रहता है, क्योंकि वो सक्षम नहीं है। इसके कई सारे कारण मैंने बता ही दिए कि एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ की अमेरिका की धरती पर, अमेरिका के भू क्षेत्र में बसा हुआ है। दूसरा कि यूएनओ में बहुत सारे अमेरिका के नागरिक काम करते हैं। तीसरा कि यूएनओ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान अमेरिका ही करता है। तो कई सारे कारण हैं जिसके चलते यूएनओ जो है सही तरीके से काम नहीं करता है, खासकर अमेरिका के दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि अमेरिका उस पर दबदबा बनाए रखता है। लेकिन फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिकी ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और विशेष विश्व के
संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत काम कर सकता है। यानी जो यूएनओ है अमेरिका के बीच और विश्व के अन्य देशों के बीच एक कड़ी का काम कर रही है। ठीक है, एक कड़ी का काम कर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, हम सभी जानते हैं। एक तो वो अमेरिका के दबाव में रहता है, सही तरीके से कार्य नहीं करता है। थोड़ी तो कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल हो जाएगी। थोड़ी तो कमियां हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ में, लेकिन अगर हम ऐसा सोचें कि इन कमियों को कैसे दूर किया जाए तो उस कमियां दूर हो सकती है। लेकिन हम ये सोच लें कि यूएनओ को खत्म ही कर दिया जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि यूएनओ के खत्म होने से और सिस्टम जो है पूरी तरह से कोलैप्स हो सकते हैं। विश्व के जो अन्य देश हैं वो और ज्यादा मनमानी कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी कमियां ही सही, थोड़ी कमियां जरूर है, लेकिन कई मामलों में यूएनओ दुनिया के अन्य देशों और अमेरिका के बीच एक कड़ी का काम करती है, बातों को सुलझाने का, समस्याओं को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करती है। अंत में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लिखता है कि शीत युद्ध के बाद के समय में कुछ संगठनों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शीत युद्ध के बाद जब 1991 में शीत युद्ध खत्म हो गया तो उसके बाद के समय में विशेष कई सारे जो संगठन थे, कई सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खासकर विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर बात किया जाए, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी की बात किया जाए उसके संदर्भ में, तो इनमें से एक ऐसे ही महत्वपूर्ण संस्था है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी और अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स प्रणाली के तहत इसका गठन किया गया था 1944 में। यह जो संगठन है वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है, यानी वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पर वित्त व्यवस्था, किस देश की जो अर्थव्यवस्था गिर रही है, कौन सा देश ग्रोथ कर रहा है, तो ये सभी उसके पास डाटा मौजूद होता है। वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है वर्ल्ड लेवल पे और मांगे जाने पर वित्तीय सहायता तथा तकनीकी सहायता भी देता है। यानी जो IMF है अन्य देशों को, गरीब देशों को लोन प्रोवाइड करता है। कहता है कि 189 देश 2016 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं, लेकिन हर सदस्य के राय का वजन बराबर नहीं है। यानी 189 तो इसमें शामिल हैं, लेकिन सभी देशों की वैल्यू बराबर नहीं है, यानी सभी देशों के राय का वजन बराबर नहीं है। यानी सभी देशों की हैसियत के हिसाब से यहाँ वैल्यू दिया जाता है। अब देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोष है उसके कुछ उद्देश्य होंगे, कुछ उद्देश्यों को रखकर, ध्यान में रखकर इसका गठन किया गया होगा। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है यही कि वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। जो विश्व स्तर पे मौद्रिक सहयोग है, मुद्रा का जो सहयोग है, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लोन देना, लोन प्रोवाइड करना गरीब देशों को, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, यानी आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहे उसकी बात को भी सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो या फिर सतत आर्थिक विकास हो उनको प्रोत्साहित करना, उनको प्रमोट करना, और दुनिया भर में गरीबी को कम करना इनका जो सबसे मेन मकसद है, गरीबी को कम करना। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उनके मुख्य उद्देश्य रहे। यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आपके पास जाती रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे फॉर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।